Hello friends, in this video we will discuss about long-term BP regulation. In my previous video I discussed about the short-term BP regulation under the topic of baroreceptor reflex. Okay, so the video link is given in my description box. You can watch from that video. Okay, so let's move to our main topic, BP regulation with the help of long term. देखिए लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन को हमें समझने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। बेसिकली देखो, इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा शॉर्ट टर्म बीपी जो रेगुलेशन है उसके कुछ हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखिए हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट है, ठीक है, उसको हम उसमें एसोसिएटेड हमारी जो आर्टरीज है ना, आर्टरी सिस्टम और वीनस सिस्टम, ओके, ये दोनों मिला के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनते हैं। और जबकि ये दोनों, ये पूरा सिस्टम हमारा क्लोज होता है ना, और जिसमें हार्ट जो होता है वो पंपिंग मशीन की तरह होता है। ये पंप करता है तो ब्लड जो है पूरे और वेसल्स में, है ना, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें पूरा फ्लो करता है। तो देखिए जो हमारा शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन था वो बेसिकली हमारे, जब हमारा सिस्टम क्लोज रहता है ना, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है बीपी में, जो सडन फ्लक्चुएशन हमारे बीपी में होते हैं डे टू डे लाइफ में हमारा, ये बेसिकली हर दिन होता है। जैसे कैसे, देखिए हम हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम जानते हैं कि हम फाइट या फ्लाइट कंडीशन से हम गुजरते हैं, है ना, करो मरो या भागो, है ना, इस कंडीशन से गुजरते हैं। या फिर हमें फियरफुल सिचुएशन आती है हमारे सामने, या फिर हमारे एंग्जाइटी, है ना, या फिर हमारे और भी कई तरीके के हमारे फिजिकल टास्क एक्टिविटीज़ जो होती हैं, है ना, वो सब हमें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे हमारे दिन डे टू डे लाइफ में हमारा इंटरेक्शन होता है। तो इन सब की कंडीशन में हमको पता है कि जब हमारी ये सब सिचुएशन आती है उस कंडीशन में हमारा जो है सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हमारा एक्टिवेट होता है। तो इसके एक्टिवेशन से क्या करता है, ये जो हार्ट है ना, हार्ट की ये एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और हार्ट का बेसिकली फंक्शन क्या है, पंप करना। तो जब ये पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ा देगा बाय द विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ द हार्ट, है ना, और बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ओवरऑल दोनों के इफेक्ट से, है ना, रैपिड रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से और कॉन्ट्रैक्टिव पावर के इन्हांसमेंट से रिजल्ट क्या होता है, बीपी में शॉर्ट टर्म जो बीपी होता है वो हमारा एब्रप्टली बढ़ जाता है फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम टिल वी आर परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, है ना। उसके बाद और भी हमारी सिचुएशन क्या ऐसी हो सकती है, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा वैगल सिस्टम जो है ना, जो कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ना, वैगल सिस्टम जैसे मान लीजिए हमारा हाइपर एक्टिव हो जाए, वैगल सिस्टम बिकम हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव। तो आपको पता है जो हमारा वैगल सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सिंपली बोल दें, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट होगा तो उसके चलते क्या होगा, ये हार्ट की एक्टिविटीज को डिप्रेस करता है, तो इसकी जो पंपिंग एबिलिटी है वो घट जाएगी, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो बीपी होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक ये हमारा सिस्टम है रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, वो हमारी बीपी घटी रहेगी। देखिए होगा क्या, देखिए जब हमारा हार्ट जब हमारा बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्टाइल पावर जब बढ़ेगी, एफिशिएंसी हार्ट की बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये हमारा क्लोज सिस्टम है, तो इसमें जो हार्ट, जो ब्लड के जो एंट्री है ना, ब्लड जो है राइट हमारे अओर्टा से, है ना, ये अओर्टा है, ठीक है, तो अओर्टा में जो ब्लड की एंट्री होगी वो ज़्यादा तेज तेज होगी, है ना, वेरी फास्ट होगी और हाई इंटेंसिटी के साथ होगी, तो जिसके चलते हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा बढ़ जाएगा। और अगर वैगल सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो वो उसी करस्पॉन्डिंग हार्ट की एक्टिविटी को घटाएगा और ब्लड की एंट्री कम होगी और लेस एफिशिएंटली होगी, जिसके चलते हमारा बीपी घट जाएगा। ओके, तो देखिए दोनों ही सिचुएशन जो है वो हमारी हार्मफुल है। जैसे अगर बीपी हमारा हाई बढ़ा, है ना, तो क्या होगा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकते हैं, ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो सकते हैं। और अगर हमारा बीपी लो हुआ तो एसिचेमिया की कंडीशन हमारी हो सकती है डेलिकेट ऑर्गन्स में, जैसे ब्रेन, है ना, और हार्ट, जिसके चलते हमारा हार्ट अटैक पड़ सकता है, या फिर हमारा ब्रेन में अगर एसिचेमिया हुआ तो हम कोमा में भी जा सकते हैं और हमारा टेम्पररी हम फेंट भी हो सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारी डे टू डे लाइफ हमारी एक्टिविटी होती है उनमें जो हमारा जो बीपी होता है वो फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, हाई से लेके ये अगर हमारा नॉर्मल है ना, नॉर्मल अगर हम लेते हैं तो हमारा बढ़ता भी है घटता भी है। तो इसको जो रेगुलेट करने का जो काम होता है ये हमारा जो करता है बैरो रिसेप्टर्स रिफ्लेक्स, ओके, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स हमारा करता है बाय द निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। मैंने इस पे एक प्रीवियस वीडियो बना रखा है जो कि हमारा शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन है,
उस पे, है ना। कि ये करता क्या है कि अगर हमारा बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करता है, मतलब कि अगर हमारा स्टिमुलस जो है अगर बढ़ेगा, स्टिमुलस बढ़ेगा, है ना, बीपी अगर हमारा जो है बढ़ेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये रिफ्लेक्स क्या करेगा, रिफ्लेक्स का जो रिजल्ट होगा वो क्या करेगा, बीपी को घटा देगा। उसी तरह अगर बीपी हमारा घट रहा है तो ये रिफ्लेक्स जो है, रिफ्लेक्स का रिजल्ट क्या होगा, ये हमारा बढ़ा देगा। ये देखिए ये हमारा न्यूरल कंट्रोल है। तो न्यूरल कंट्रोल हमें पता है कि जो न्यूरल कंट्रोल होते हैं वो वेरी फास्ट एक्टिंग सिस्टम होते हैं, मगर जो उनका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो देखिए ये हमारे जल्दी से हमारे विद इन द सेकेंड, है ना, ये विद इन द सेकेंड जो है ना, विद इन द सेकेंड से 6 to 10 सेकेंड में जो है ये अपने फ्लक्चुएशन को नॉर्मल कर देता है ना। और ये हाइपर तुरंत ये एक्टिव भी हो जाता है। जैसे आप देखते हो कि अगर आप फ्लाइट कंडीशन में आप एंग्जाइटी हो, है ना, एंग्जाइटी पे हो, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका जो बीपी है वो सडनली बढ़ता है सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेशन से। मगर जैसे आप बीपी जब आप सिचुएशन ये हमारी हटती है तो बैरोरेसेप्टर जो है वो उसको 6 से 10 सेकंड या जितना भी विद इन द सेकंड में वो वापस आपको आपका बीपी जो है वो कम भी कर देता है। तो ये वेरी फास्ट एक्टिंग सिस्टम होता है ना, और इसका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो देखिए ये तो हमारा शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन हो गया, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे रखा है, आप देख सकते हो। अब देखिए दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, ये हमारा क्लोज सिस्टम है पूरा, है ना। तो एक कंडीशन हमारी ये सकती है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो इसमें जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स में अगर हमारा होल हो जाए, होल होगा तो इसमें ब्लड की लीकिंग होने लगेगी। ब्लड की लीकिंग को हम बोलते हैं ब्लड हैमरेज, है ना। जब ये हमारा ब्लड हैमरेज होगा तो इसके चलते, या फिर हमारे जैसे मान लीजिए कि और कोई कंडीशन जिसके चलते हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाए, जैसे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन या ओवरऑल अगर हम बात करें कि फ्लूइड लॉस, फ्लूइड लॉस में वो सभी कंडीशन आ जाएंगी जो कि हमारे ब्लड के वॉल्यूम को घटाती हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो चाहे इमरजेंसी कंडीशन हो, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे फ्लूइड लॉस अगर होने लगेगा तो भी तो इसमें जो हमारा क्लोज सिस्टम है तो इसमें ब्लड का जो वॉल्यूम जो है वो घटेगा। तो इसके चलते क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम जब घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी हमारा घटेगा, बीपी भी घटेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो हमारे बीपी के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, देखिए जैसे हमारी क्लोज सिस्टम है कोई, है ना, मान लीजिए हमारा पाइप है, ठीक है। इस पाइप में हम अगर हम ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड इंसर्ट करेंगे तो इसमें जो फ्लूइड जो है वो ज़्यादा जो है जाएगा, और जब ज़्यादा फ्लूइड जाएगा तो वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा, ठीक है। उसी के करस्पॉन्डिंग अगर उसी के अपोजिट अगर हम कम फ्लूइड डालेंगे, है ना, तो इसमें जो बीपी जो प्रेशर जो लगेगा वो भी कम लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कम फ्लूइड इंसर्ट हो रहा है ना। और अगर कम फ्लूइड इंसर्ट हो रहा है तो वो फ्लो भी बहुत स्लगिशनेस के साथ करेगा, और अगर ज़्यादा फ्लूइड है, ज़्यादा अगर फ्लूइड हम इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, तो ज़्यादा उसमें प्रेशर लगेगा और ज़्यादा वो फ्लो के साथ ब्लड हमारा फ्लो करेगा। तो इसके चलते जब हमारा ब्लड हमारा लॉस हुआ यहाँ पे, है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ तो बीपी भी हमारा डिक्रीज होगा। जब बीपी डिक्रीज हुआ तो आपको पता है कि क्या क्या हमारी एबनॉर्मलिटी आ सकती है। जब हमारा ब्लड का फ्लो जब हमारा स्टॉप होगा या फिर हमारा इनसफिशिएंट होगा तो हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनमें एसिथेमिया के चलते हमारा परमानेंट या फिर टेम्पररी हमारा डैमेज हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन को जहाँ पे हमारे बॉडी फ्लूइड वो जो रेगुलेशन होता है ना, बॉडी फ्लूइड की जो फ्लक्चुएशन जो हमारा बीपी में वेरिएशन आता है ना, उस तरह के उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो हमारा मैकेनिज्म होता है बीपी रेगुलेशन वो हमारा लॉन्ग टर्म होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो हमारा सडन प्रोसेस है। जो बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स होता है ये हमारे न्यूरल कंट्रोल के चलते ये हमारा सडन रिफ्लेक्स है, मगर जो बीपी रेगुलेशन जो हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है जो कि हमारा मैंने आपको बताया कि किडनी प्लस हार्मोन के थ्रू होता है, ये हमारा सडन प्रोसेस नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। कैसे, देखिए आपने ये कॉमन देखा होगा कि जो हमारे अगर एक्सीडेंट जो जिन पेशेंट में हमारे एक्सीडेंट के चलते, है ना, अगर एक्सीडेंट अगर हमारा ज़्यादा है, ठीक है, अगर एक्सीडेंट की इंटेंसिटी अगर या सेवरिटी या जो लेवल है एक्सीडेंट का वो ज़्यादा है तो उसमें जो ब्लड लॉस होगा, है ना, ब्लड लॉस होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो उसमें जो बीपी जो है ना, जब ज़्यादा इसमें फ्लूइड निकल आएगा क्लोज सिस्टम से तो इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के चलते हमारा जो ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो वो भी कम हो जाएगा। ब्लड लॉस बढ़ा, ये ब्लड फ्लो और बीपी हमारा घट गया, तो जिसके चलते हमारा क्या होगा कि हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनमें एसिथेमिया के चलते, है ना, टेम्पररी या फिर परमानेंट
डैमेज हो सकता है। तो उस केस में आप देखते हो कि हमारा जो फोरमोस्ट हमारा जो मोटिव होता है वो फर्स्ट एड के तौर पे, इमरजेंसी फर्स्ट एड के तौर पे हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, है ना, ब्लड ट्रांसफरिंग करते हैं उसमें, ताकि जो हमारा जल्दी से बीपी जो है वो रिस्टोर हो जाए और जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन, है ना, और हार्ट, इन सब में फर्दर डैमेजिंग ना हो। तो इस तरह के जो आप केस में देखते हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम क्यों करते हैं, आज आपको रीजन पता चल गया। ठीक है, कि अगर हमारा एक्सीडेंट ज़्यादा होता है तो ये सब हमारे करना पड़ता है। और अगर हमारा जैसे मान लीजिए कि हमारा अगर ब्लड फ्लो जो है अगर हमारा ज़्यादा नहीं है तो उस केस में हमारी जो बॉडी जो है नेचुरली, है ना, लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म के थ्रू कर लेती है। क्यों ऐसा हो, क्योंकि देखिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब फ्लूइड हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है तो बॉडी जो है, आपको पता है कि होम्योपोटिक एक्टिविटी जो होती है उसको कुछ टाइम ड्यूरेशन टेकिंग प्रोसेस होता है, तो वो सडनली जो है इस ब्लड को नहीं रिस्टोर कर सकता विद द हेल्प ऑफ देयर नेचुरल हेम्योपैथिक एक्टिविटी, वो कुछ टाइम लेगा। तो बॉडी जो है, जबकि पेशेंट जो है हमारे पास वो ब्लीड कर रहा है, तो हम उस बॉडी के नेचुरल एक्टिविटी के ऊपर तो हम नहीं डिपेंड कर सकते ना, क्योंकि उसका बीपी तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली हमें एक्सटर्नली हमें बीपी को इन्हांस करना पड़ेगा, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूज करके। हालांकि बॉडी के पास उस वक्त भी एबिलिटी होगी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के थ्रू कि वो अपना जो बीपी है वो रेगुलेट कर सके, मगर वो क्योंकि पता है कि हार्मोनल एक्टिविटी के थ्रू होता है, और हमें पता है कि हार्मोनल एक्टिविटी जो होते हैं वो थोड़ा स्लो होते हैं, है ना, स्लो वर्किंग प्रोसेस होते हैं, स्लो वर्किंग मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए जो है हम इतना वेट नहीं कर सकते, है ना, इसलिए हम जो है एक्सटर्नली हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ताकि ब्लड जो है वो बीपी जो है वो उसका रिस्टोर हो जाए। तो देखिए लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन का, वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझ में आ गई, है ना, कि जो हमारा बीपी जो है अगर जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो हमें रेगुलेट करना पड़ता है, उस तरह की कंडीशन में हमारा लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेट होता है। और जो है अब हम देखते हैं कि कैसे ये बॉडी जो है हमारी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन को रेगुलेट करती है। गाइस देखिए वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, मगर प्लीज़ ये वीडियो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसे शॉर्ट से शॉर्ट कंडेंस करने की कोशिश करूँ, मगर टॉपिक इसमें इतना है, इतना कंटेंट है कि ये ऑब्वियसली थोड़ा लंबा हो जाएगा। डोंट माइंड, आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखो। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। नाउ गाइस, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन होता है वो उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन होता है वो हमारा किस तरह होता है। लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन जो होता है, बीपीआर, लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन जो हमारा किसकी वजह से होता है, किडनी प्लस हार्मोन्स, है ना, हार्मोनल एक्टिविटी के थ्रू। तो इसको हम कंबाइंडली हम बोलते हैं रास सिस्टम, है ना, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। ओके, तो एक रेनिन, एक ए के फॉर एल्डोस्टेरोन और एक ए फॉर एंजियोटेंशन सिस्टम। ओके, तो देखिए एक वर्क कैसे करता है। जैसे लेट अस थिंक दैट हमारा यहाँ पे ब्लीड हो गया, ठीक है, ये होल हुआ तो इसमें जो ब्लीडिंग होने लगी तो हमको पता है कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो इसके चलते बीपी भी हमारा कम हो जाएगा। जब बीपी कम होगा तो इसमें जो हमारे जो और डिफरेंट ऑर्गन्स में, है ना, जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा ब्लड लॉस हो रहा है ना, तो जो रेट ऑफ फ्लो है डिफरेंट ऑर्गन्स में उनमें लॉस होने लगेगा, क्योंकि फ्लूइड जो है वो एक्सटर्नली हमारा लॉस हो रहा है ना, लूज हो रहा है। तो उसके चलते क्या होगा कि जब हमारे जो एफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं, है ना, देखिए आप ये नेफ्रॉन का एक मैंने एक्सप्लेनेटरी डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख रहे हो कि जो ब्लू कलर से मैंने शेड कर रखा है, ब्लू कलर से जो शेड कर रखा है उस वो होता है जेजीए एपेरेचस, जस्टा ग्लोमेरुलस एपेरेचस। वो किससे किससे मिलकर बनता है, जो डीसीटी पोर्शन है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो पोर्शन होता है हमारा वो डीसीटी होता है। डीसीटी का एपिथेलियम प्लस एंडोथेलियम ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, जो हमारी जो इसको सप्लाई करती है ना, जो ब्लड सप्लाई करती है नेफ्रॉन को, एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो उससे जो यहाँ पे सराउंड करती है वो क्या होती है, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा बीपी जब हमारा लॉस होगा ड्यू टू बीपी लेस होगा ड्यू टू ब्लीडिंग, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो जब ब्लड फ्लो ये हमारा कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा। जब फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पे कम होगा तो जो फ्लूइड है वो लेस फिल्टर होगा,
और जो लेस फिल्टर करस्पॉन्डिंग लेस फिल्टर फ्लूइड की करस्पॉन्डिंग हमारा लेस प्रेशर होगा, तो वो जो जब यही प्रेशर जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा, है ना, जब एक फ्लूइड मूव करेगा तो प्रेशर भी मूव करेगा। तो जब प्रेशर यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि ये हमारा ये बैरो रिसेप्टर की तरह काम करता है, तो ये प्रेशर को यहाँ पे जज करेगा कि प्रेशर यहाँ पे कम रिसीव हो रहा है ना, जितना हेमोस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए होता है उससे कम रिसीव हो रहा है, तो क्या करेगा, ये हमारा रेनिन रास सिस्टम को ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, देखिए किडनी का रोल अभी तक आया, किसने बैरो रिसेप्टर को डिटेक्ट करके इसने क्या किया, सॉरी बैरो रिसेप्टर के इसके बैरो रिसेप्टर ने डिटेक्ट करके इसने एक्टिवेशन शुरू किया मेंटेनेंस का। ठीक है, तो इसमें किडनी का रोल आ गया। अब हार्मोन का कहाँ रोल आता है, देखिए, तो देखिए कि जो जेजी अपैरेटस है ये हमारा क्या करता है, रेनिन को डिस्चार्ज करता है। ये हमारा रेनिन हार्मोन होता है, उसको डिस्चार्ज करता है। ठीक है, ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में हमारा इसको ये जो पूरी जो कैस्केड रिएक्शन होगी अभी, है ना, ये पूरी जो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा लीवर है। ठीक है, लीवर से हमारा एक हार्मोन आता है ब्लड स्ट्रीम में, एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन। ओके, एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन आता है। तो होता क्या है बेसिकली, देखिए ये ब्लड है, इस ब्लड को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, जितनी हमारी कैस्केड रिएक्शन होती है वो पूरी हमारे ब्लड में होती है। देखिए जेजीए ने, है ना, डिटेक्ट किया लेस ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी लेस ब्लड को डिटेक्ट किया इसने, तो इसने क्या किया, ब्लड में रेनिन हार्मोन को डिस्चार्ज किया। ये क्या करेगा, रेनिन हार्मोन इस एंजियोटेंसिनोजन को ये किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंशन फर्स्ट में, और जब ये सॉरी सेकंड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन जो है ये हमारा फाइनली एंजियोटेंशन सेकंड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ रेनिन। ठीक है, तो जब ये हमारा रेनिन ये जो एंजियोटेंशन सेकंड है, जब ये हमारा लंग्स में जाएगा, है ना, सर्कुलेशन है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हुए जब हमारा लंग्स में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे रेनिन एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम्स मौजूद होते हैं, है ना, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जो सेकंड है इसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंशन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और जो एंजियोटेंशन फर्स्ट है ये क्या करेगा, ये फर्दर ब्लड में सर्कुलेट होते होते हमारे कहाँ कहाँ जाएगा, देखिए हमारी सबसे पहले जाएगा हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स में, एड्रेनल ग्लैंड में। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स एरिया में, तो कॉर्टेक्स एरिया में जब जाएगा तो वहाँ से ये एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को प्रमोट करवाएगा, है ना। दूसरा ये कहाँ जाएगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, तो वहाँ से हमारा ये एडीएच के हार्मोन को इन्हांस कराएगा। दूसरी इसकी एक्टिविटी जो होती है वो क्या होता है, ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो देखिए ये जो फाइनली जो हमारा कैस्केड रिएक्शन जो हुई विद द हेल्प ऑफ रेनिन सिक्रेशन, ये जो हमारी कैस्केड रिएक्शन हुई इसने फाइनली क्या किया, एडीएच एल्डोस्टेरॉन और खुद की एंजियोटेंशन की जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्टिविटी है ये सब हमारी फाइनली होगा। तो देखिए इसका फायदा क्या होता है, देखिए हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड में हमारा जो है सिंपल हम ओजोमोसिस के थ्रू हम ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं। तो देखिए हमारा इस वक्त क्या है कि ब्लड का वॉल्यूम हमारा जो है वो लो है, तो हम क्या करें कि हमें इसको जो है इसमें इन्हेंस करना है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो इसमें ट्यूब्यूल से जो हमारा लॉस होता है, ठीक है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का जितना हम इसमें एब्जॉर्प्शन करा दें ब्लड में, है ना, उतना एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग हमारा वाटर भी इंसर्ट होगा, और जब वाटर इंसर्ट होगा तो ऑब्वियसली जो ब्लड का वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। तो सेम चीज जो है ये जो इसका जो फाइनली जो रिजल्ट होता है कैस्केड रिएक्शन का, रास का, है ना, ये पूरा रास सिस्टम है, रास मैकेनिज्म है। इसके चलते क्या होता है, जो एल्डोस्टेरॉन होता है आपको पता है कि ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, एडीएच क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर आपको पता है कि अभी इसका जो है मैं बताता हूँ किस रेफर करता है। तो देखिए हमारी यहाँ पे ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग के चलते बीपी लॉस हो गया, तो देखिए अगर यहाँ पे हमें बीपी लिख दे रहा हूँ, है ना, ये नॉर्मल बीपी है, तो जब हमारा ये बीपी हमारा घटा, ठीक है, ये बीपी घटा, तो ये सब हमारे जो हमारा रास सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो इसने क्या किया, है ना, ये पूरे कास्केड के चलते
सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया, वाटर के एब्जॉर्प्शन को ब्लड में बढ़ाया, तो जिसके चलते हमारा जो ब्लड वेसल है वो फर्दर डायलेट हो गई है ना, फूल गई, मतलब जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के चलते। तो ये क्या किया कि जो बीपी है वापस इसने बीपी को रिस्टोर कर दिया। तो इस तरह जब हमारा ये बीपी घटा है ना, तो इसने रास के एक्टिवेशन से इसने बीपी को वापस रिस्टोर कर दिया। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये हमारा लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन में आता है। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए कि हमारा ऑलरेडी सिस्टम में एक्सेसिव फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, तो अब जब एक्सेसिव फ्लूइड हमारा भरा हुआ है तो फिर ये बीपी को यानी कि अब हमारा जो है बीपी हमारा जो है बड़ा है, बॉडी फ्लूइड इज हाई, है ना। अब हमारा जो है इसका क्या मोटिव होगा कि ये एक्स्ट्रा जो बीपी इसमें बढ़ा है, जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको हम निकाल दें ताकि बीपी हमारा नॉर्मल हो जाए। तो इस तरह के केस में क्या होता है कि पहला जो बॉडी क्या करेगी, हमारे रास सिस्टम को वो इनएक्टिव करेगी, जिसके चलते हम जो है हमारा यहाँ पे जो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है ब्लड में वो कम होगा, और हमारी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। पहला तो ये हुआ, तो यूरिन की रास सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो गया, जिसके चलते यूरिन जो है वो बढ़ गया, है ना। और दूसरा जो मैकेनिज्म हमारा होता है वो होता है प्रेशर नेट्री यूरेसिस एंड प्रेशर डाई यूरेसिस। देखिए ये जो है ये बेसिकली हमारा राशि है एक तरीके का, है ना, रास मैकेनिज्म है। रास में क्या करते हैं, हम दोनों के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं, है ना। रास के सिस्टम में हम यहाँ पे दोनों के उसको प्रमोट करते हैं, मगर जो नाइट्रोयूरेसिस और डाइयूरेसिस में हम क्या करते हैं, इन दोनों के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि एक्सेसिव प्रेशर के चलते जो है इनमें एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाता है। बॉडी जो है इनके यहाँ पे प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस मतलब नाइट्रियम यानी कि सोडियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवा देती है, सॉरी जो है कम प्रमोशन करवाती है, और वाटर का जो है सिक्रेशन करवाती है। ठीक है, जिसके चलते हमारा जो अगेन बॉडी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और बीपी हमारा नॉर्मली हाई से नॉर्मल की तरफ हमारा शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि हमारा अगर बीपी कम होता है तो बॉडी किस तरह जो है लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन के माध्यम से हमारे बीपी को अपलिफ्ट करती है, और अगर बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड है एक्स्ट्रा तो ये कैसे हमारा कम हो जाता है नॉर्मल की तरफ। तो ये सब प्रोसेस जो होता है ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में आता है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसको इमरजेंसी फर्स्ट एड में मतलब इमरजेंसी फर्स्ट एड में हम सिंपली इस प्रोसेस बॉडी के इस नेचुरल अकरिंग मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन मैकेनिज्म पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए जो है हमको एक्सटर्नली हमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है ताकि जो है हमारा जो बीपी है वो रेगुलेट हो जाए। फिर बाद में बॉडी अपना जो है वो सब इस मैकेनिज्म के थ्रू अपना रेगुलेट कर लेती है। ओके, so this was all about the BP regulation. If you have any doubt, you can simply ask in my comment section. Thank you.